नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जन की बात अश्विनी उपाध्याय जी के साथ। तो अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद है, आपको देख रहे होंगे। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, हम अश्विनी जी से तमाम मूलभूत मुद्दों पर बात करते हैं, उन मुद्दों पर बात करते हैं जिनके परिवर्तन की, जिनमें आमूल चूल परिवर्तन की, जिन मुद्दों की जरूरत है, जिन विषयों पर सबसे ज्यादा काम होने की जरूरत है, क्योंकि वो इस मुल्क की तरक्की, देश के भविष्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और ऐसा ही एक मुद्दा है हमारी शिक्षा नीति। अभी हाल में शिक्षा नीति में तमाम बदलाव किए हैं सरकार ने, लेकिन एक मूल सवाल असमानता का अभी तक कायम रह गया। वो ये कि जब हम बात करते हैं इस अपने यहां की स्कूलिंग की, तो उसमें हमको बहुत वर्ग विभेद दिखता है, बहुत परिवर्तन, बहुत ज्यादा इसमें डिस्पैरिटी दिखती है। अश्विनी जी, एक बच्चा पढ़ता है आईसीएसई बोर्ड में, एक बच्चा पढ़ता है यूपी बोर्ड में, एक बच्चा पढ़ता है बिहार के बोर्ड में, एक बच्चा पढ़ता है सीबीएसई बोर्ड में। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, मैं इस बात को काफी सोचता हूं और आपके ट्वीट्स वगैरह में इस बारे में पढ़े मैंने। ये क्या स्थिति है, ऐसा क्यों है, और इससे समानता का भाव कैसे आएगा? देखिए पंकज जी, जो संविधान हमारा कहता है, संविधान की मूल आत्मा क्या है? संविधान की मूल आत्मा है समता, समानता, समरसता और समान अवसर। ये चार, समता, समानता, समरसता और समान अवसर। तो सवाल ये उठता है कि क्या नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद सबको समान अवसर मिलेगा? मेरा अपना जवाब है नहीं, क्योंकि समान अवसर तब मिलेगा जब मंत्री और संतरी दोनों के बच्चों की किताब एक होगी। ये नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद भी यूपी का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा, बिहार का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा, आईसीएसई बोर्ड का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा, केरल वाले अलग किताब पढ़ेंगे, बंगाल वाले अलग किताब पढ़ेंगे। गरीब का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा, अमीर का बच्चा अलग अलग पढ़ेगा, मिडिल क्लास का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा। भारत में अगर हम वास्तव में संविधान को वास्तव में लागू करना चाहते हैं, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल 14 कहता है सब लोग बराबर है। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और वर्ग के आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर दोगे। और आर्टिकल 21A कहता है कि शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है। सवाल यह है पंकज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो चीज फंडामेंटल राइट होता है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं होता। फंडामेंटल राइट सबका बराबर होना चाहिए, एट पार होना चाहिए। ये नहीं कि गरीब के लिए अलग फंडामेंटल राइट, अमीर के लिए अलग फंडामेंटल राइट। चूंकि एजुकेशन 14 साल तक के बच्चों का फंडामेंटल राइट बन चुका है अंडर आर्टिकल 21A, इसलिए और ज्यादा नहीं तो कम से कम 14 साल तक के बच्चों के लिए सिलेबस एक समान होना चाहिए, यानी वन नेशन वन सिलेबस लागू होना चाहिए, अर्थात समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। अर्थात लद्दाख से लक्षद्वीप और कच्छ से कामरूप तक सबकी किताब एक होनी चाहिए। पढ़ने पढ़ाने का माध्यम अलग अलग हो, अपना आसाम वाला असमी में पढ़े, हाँ, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, यूपी बिहार वाले हिंदी में पढ़े, बंगाल वाले बंगाली में पढ़े, लेकिन कंटेंट एक होना चाहिए, सिलेबस एक होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं इस देश में वास्तव में संविधान तभी लागू हो पाएगा, समता, समानता, समरसता तभी आ पाएगी, समान अवसर सबको तभी मिलेगा जब यहां वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड और वन नेशन वन सिलेबस लागू होगा। जब तक वन नेशन वन सिलेबस लागू नहीं होगा तब तक ये सब बाकी सब जुमलेबाजी, ये सब कहने की बातें हैं। न समान अवसर मिलेगा, न सामाजिक समरसता आएगी। आज भी आप देख लीजिए, जितनी आपकी जेब भारी है उसके हिसाब से आपका सिलेबस है। अगर आप 20,000 रुपए महीने की फीस देंगे आपका बच्चा अलग किताब पढ़ेगा, अगर आप 500 रुपए फीस देंगे आपका बच्चा अलग किताब पढ़ेगा। ये थोड़ी अगर हम प्रियम्बल में कहते हैं सोशलिस्ट है, प्रियम्बल में कहते हैं सेकुलर है, तो सोशलिस्ट और सेकुलर का मतलब है समानता। और दुर्भाग्य आप ये देखिए कि जो अपने आप को बहुत बड़े समाजवादी कहते हैं, ये समाजवादी भी कभी समान शिक्षा की बात नहीं करते। कभी आज तक आपने किसी समाजवादी सांसद विधायक को पूरे देश में समान शिक्षा लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन करते नहीं देखा होगा। जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, सेकुलरिज्म का मतलब समानता, लेकिन जो लोग अपने आप को बहुत बड़े सेकुलरिज्म के ठेकेदार बनते हैं, आपने ऐसे किसी विधायक सांसद को समान शिक्षा लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन करते नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि इस देश में एजुकेशन माफिया
इस देश में कोचिंग माफिया, इस देश में किताब माफिया इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अगर कोई सांसद विधायक थोड़ा सोचता भी है, उसका मुंह बंद कर देता है, ले जाके करोड़ों रुपए दे देते हैं। अगर वन नेशन वन एजुकेशन लागू होगा तो ये जितनी दुकान चल रही है, सीबीएसई वाले कहते हैं हमारा बढ़िया सिलेबस, आईसीएसई वाले कहते हैं हमारा बढ़िया सिलेबस, इसी चक्कर में दोनों मिलकर आम जनता को बुद्धू बना रहे हैं, वो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो शिक्षा माफियाओं की दुकान बंद होगी, कोचिंग माफियाओं की दुकान बंद होगी, और सबसे बड़ा ये, जब पूरे देश में एनसीईआरटी की किताब लागू हो जाएगी तो आप जरा सोचिए, एनसीईआरटी की जो किताब 100 रुपए मिलती है पंकज जी, वही प्राइवेट पब्लिशर 800-900 रुपए की बेचता है। तो उसकी जो दुकान चल रही है वो दुकान बंद होगी। शायद यही कारण है कि ये शुरू नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जनता से कहूंगा, जो आपके दर्शक हैं देख रहे हैं, आप यूनिफॉर्म एजुकेशन की मांग करिए, आप समान शिक्षा की मांग करिए। जब तक ये नहीं लागू होगा तब तक भारत में सबको समान अवसर कैसे मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और दुर्भाग्य यह है कि ये विषय हमारे राजनीतिक एजेंडे में, राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में शामिल नहीं हो पाते। और अश्विनी जी, आप जैसा कि मेरे आपके बीच में चर्चा हो के जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, वो इस उम्मीद पे है मित्रों की हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब हैं तो, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज तमाम बड़े बड़े मामलों में सोशल मीडिया पर जो आंदोलन चलते हैं वो दखल देते हैं। हमारा उद्देश्य और अश्विनी जी का उद्देश्य ये है कि आपको इस तरह जागरूक करना कि एक मूवमेंट अगर राजनीतिज्ञ नहीं चला रहे तो कम से कम हम आप मिलकर चलाएं। अश्विनी जी, इसमें वन नेशन वन पाठ्यक्रम वाला जो सिलेबस वाला जो मुद्दा है, इसमें अब तक क्या प्रयास हो चुके हैं? क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है? क्या इसमें कुछ कॉन्क्रीट आज तक हुआ है? देखिए, मेरी पीआईएल इनफैक्ट गूगल पे अवेलेबल है, आपके दर्शक उसको पढ़ सकते हैं। अगर यूनिफॉर्म एजुकेशन अश्विनी उपाध्याय गूगल करेंगे तो मेरी पिटीशन पड़ी हुई है। मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में ले गया था। सुप्रीम कोर्ट ये कहना है कि ये पॉलिसी मैटर, इसलिए हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा ये पॉलिसी मैटर, ये तो हो सकता है कौन सा क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, लेकिन ये पॉलिसी मैटर नहीं है कि सब लोग अलग अलग किताब पढ़े। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये सबके फंडामेंटल राइट का मैटर है। आर्टिकल 21 है, जब फंडामेंटल राइट बन गया, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो पूरा पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो गया। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट को ठीक नहीं लगा, उन्होंने बोला आप सरकार के पास जाओ। मैंने पिटीशन विड्रॉ कर लिया है, सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया है, 30 दिन तक वेट करूंगा, 30 दिन के बाद 3 महीने वेट करूंगा, 3 महीने के बाद सरकार अगर कुछ नहीं करेगी तो मैं दोबारा इसको फिर से कोर्ट ले जाऊंगा। ये तो ले जाना है, लेकिन आप जरा समझिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पे क्यों हमारे सांसद विधायक मौन है, ये आम जनता अच्छी तरीके से समझ ले। दूसरा, बात बात पे धरना प्रदर्शन करने वाले, कभी आपने किसी सांसद को या विधायक को बोला कि हमारे विधानसभा में आप केंद्रीय विद्यालय ले आओ? ये केंद्रीय विद्यालय विषय आपको पता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट ले गया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला 3 महीने के अंदर इस पर डिसीजन लो, आदेश दिया 3 महीने के अंदर इस पर कोई निर्णय लेने के लिए। और हमें खुशी है ये बताते हुए कि केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया है, हर ब्लॉक में एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की मोटा मोटा एक योजना बन गई है। शुरुआत इसकी उत्तराखंड से हो रही है, ये बहुत जरूरी है। आप जरा सोचिए, आप हर ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय खोल दीजिए, तो वहां जो थाने में तैनात सिपाही है, दरोगा, उनके बच्चे वहां पढ़ेंगे, उनको अपना परिवार दूर नहीं रखना पड़ेगा। अभी क्या करते हैं, अच्छे स्कूल के चक्कर में लोग अपना परिवार 100 किलोमीटर दूर रख देते हैं, वहां अकेले रहते हैं। तो जो ब्लॉक के एम्प्लॉई हैं, जो वहां पे थाने तहसील के लोग हैं, इसके अलावा और भी जो सीटें बचेंगी, गरीबों को पढ़ने का मौका मिलेगा, देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। जब हर ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय खुलेगा तो जो साथ में स्टेट बोर्ड है उनमें भी कंपटीशन आएगा कि भाई बगल में केंद्रीय विद्यालय में इतनी बढ़िया वहां पर पढ़ाई चल रही, इतना बढ़िया रिजल्ट चल रहा है, तो वहां पे कंपटीशन की भावना आएगी। और सबसे बड़ी बात, इसी बहाने कम से कम तमिलनाडु के लोग, केरल के लोग, जो लोग नॉन हिंदी हैं, जहां पे नहीं चलती है, इसी बहाने थोड़ा उनको भी मौका मिलेगा, थोड़ा हिंदी पढ़ने, हिंदी बोलने, हिंदी सीखने का मौका मिलेगा, संस्कृत पढ़ने सीखने बोलने का मौका मिलेगा। तो इससे देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। एक हो गया केंद्रीय विद्यालय वाला। अब मैं आता हूं दूसरे विषय पे। पंकज जी, इस समय सारे एग्जाम आपके सेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं। पूरे हम लोगों के टाइम में मेडिकल का एग्जाम स्टेट वाइज होता था, याद है आपको? पीएमटी होता था, पीएमटी सीपीएमटी होता था। अभी क्या नीट हो गया, नीट का मतलब पूरे देश का पेपर एक होगा। आपने इंजीनियरिंग का पूरे देश का पेपर जेई बना के एक कर दिया, आईएएस आईपीएस का तो पहले भी एक ही चल रहा था, लॉ में एडमिशन के लिए क्लैट का पेपर भी एक कर दिया, और अभी तो सरकार ने डिसीजन लिया है वन नेशन वन एजुकेशन, यानी रेलवे का, एसएससी का, बैंकिंग का, सबकी एग्जाम एक गामन करने जा रहे हैं। तो जब हम वन नेशन वन एजुकेशन करने जा रहे हैं और मोटा मोटा वन नेशन वन एंट्रेंस हो चुका है लगभग ज्यादातर फील्ड्स में, तो सबको समान अवसर कैसे मिलेगा?
मान लो आपने सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे आपने पेपर सेट कर दिया इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लैट का या कोई और, तो सीबीएसई वालों को तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आईसीएसई बोर्ड वालों को कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड, गुजरात बोर्ड जो स्टेट बोर्ड है उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ठीक ढंग से। अगर आपने आईसीएसई बोर्ड के पैटर्न पे सेट किया तो सीबीएसई वालों को बराबर अवसर नहीं मिलेगा। अगर आपने यूपी बोर्ड के पैटर्न सेट किया तो बिहार बोर्ड को बराबर नहीं पैटर्न मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं अब समय आ गया है, जैसे वन नेशन वन टैक्स लागू किया गया उसी तरीके से वन नेशन वन एजुकेशन लागू किया जाए। इसके लिए पंकज जी बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है वन नेशन वन एजुकेशन लागू करना। भाई एचआरडी मिनिस्टर जो आजकल एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, उनके अंडर में आप जैसे जीएसटी काउंसिल बनी, एक नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाइए। केंद्र में जो शिक्षा मंत्री उसके चेयरमैन, राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर, जैसे जीएसटी काउंसिल में होता है, और वो रेगुलर बैठक करे, हर महीने मीटिंग करे। ये हो सकता है कि मान लो हिंदी है, उसमें कोई एक चैप्टर बिहार वाला अच्छा पढ़ा रहा होगा, कोई बंगाल वाला अच्छा पढ़ा रहा होगा, यूपी वाला, तो जो सबकी अच्छाइयां हैं एक एक सब्जेक्ट वाइज बैठ के डिस्कशन करके, मैथ में क्या क्या रखना है सारे राज्यों का इनपुट लेके एक बढ़िया सा बना दिया। साइंस फिजिक्स में क्या क्या पढ़ाना है सारे राज्यों का इनपुट ले लिया, सीबीएसई आईसीएसई का भी दे लिया, और जो सबसे बढ़िया आया उसके हिसाब से बना दिया। तो कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ऐसे जो विषय हैं ये पूरे देश में कॉमन लागू किए जा सकते हैं। हाँ, इन्वायरमेंट का विषय है, थोड़ा हिस्ट्री का विषय है कि उस राज्यों की हिस्ट्री पढ़ानी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, मान लीजिए आपको 10 सब्जेक्ट करने हैं, तो 10 सब्जेक्ट में 7 सब्जेक्ट आप सेंट्रल पे बना दीजिए, 3 सब्जेक्ट स्टेट के लिए छोड़ दीजिए कि भाई ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, इसमें आप अपने राज्यों की इन्वायरमेंट पढ़ा लो, अपने राज्य की हिस्ट्री पढ़ा लो, अपने राज्य की ज्योग्राफी पढ़ा लो, अपने राज्य का लोकल चीजें पढ़ा लो। तो ऐसे भी हो सकता है कि आप, जैसे आज भी जीएसटी लागू है लेकिन कुछ चीजें स्टेट पे छोड़ी गई हैं, ऐसे ही एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू किया जा सकता है। 70% आपका सिलेबस एक हो सकता है, बाकी 30% आप राज्यों को दे दीजिए, वो अपने अपने हिसाब से लागू कर लेंगे। बिल्कुल, और अगर ये होता है तो एक बड़ा स्वाभाविक सा जो एक इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है हमारा छात्र, क्योंकि हम लोग जिस परिवेश से आए हैं हमने उस चीज को देखा है, और इस पर चर्चा तो वाकई दशकों से होती है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। जी पंकज जी, इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, ये जो स्कूलों की मोनोपोली चल रही है ना, इनकी फीस कम हो जाएगी। ये जो 10-10, 20-20 हजार रुपए सीबीएसई बोर्ड के नाम पे, इसके बोर्ड के नाम पे लेके बैठे हुए हैं ना, कोई नहीं जाएगा इनके यहाँ। क्यों जाएगा? अगर बड़ी सीधी सी बात है, 500 रुपए जहां की फीस है उसमें भी वही किताब है, 10,000 रुपए फीस जहां है उसमें वही किताब है, तो आदमी 500 रुपए जहां फीस लगती है वही अपने बच्चे को पढ़ा लेगा, वहां 10,000 वाले में क्यों जाएगा? सरकारी, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ा माइग्रेशन होगा सरकारी स्कूलों में। लेकिन मैं फिर से यही कह रहा हूं, ये वन नेशन वन एजुकेशन तभी लागू होगा जब लोग सड़कों पे उतरेंगे, जब आम जनता सड़कों पे उतरेगी तभी यहां पे कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू हो पाएगा। नहीं तो एजुकेशन माफिया, बुक माफिया और कोचिंग माफिया के दबाव में ये लागू नहीं हो पाएगा। बहुत पावरफुल माफिया है। आप जरा सोचिए, अगर लक्षद्वीप का बच्चा वही किताब पढ़े, लद्दाख का बच्चा वही किताब पढ़े, कच्छ का बच्चा वही किताब पढ़े, कामरूप का बच्चा वही किताब पढ़े, तो कितनी बढ़िया सिमेट्री आएगी, कितनी समानता आएगी, कितना आपस का सद्भाव बढ़ेगा, वर्गवाद खत्म होगा। जो इतने क्लासिफिकेशन हो रखे, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर मिडिल, हायर, एलिट क्लास, ये जो क्लास क्लासिफिकेशन हो रहा है, मुझे लगता है जब मंत्री और संतरी का बच्चा एक स्कूल में पढ़ेगा, जब कलेक्टर साहब और क्लर्क का बच्चा एक किताब में पढ़ेगा, जब कप्तान साहब और हवलदार का बच्चा एक किताब पढ़ेगा, तो नेचुरल सी बात है ये जो क्लासेस का डिफरेंस चल रहा है, जो एक दूसरे के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है, ये नफरत कम होगी, एजुकेशन बहुत सस्ता हो जाएगा और आम जनता को इससे बहुत लाभ होने वाला, और देश की एकता अखंडता इससे मजबूत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि आपने जो जानकारी के साथ ही आपने जो इसके फायदे गिनाए हैं, वो जितने दर्शक इसको देखेंगे उनको महसूस होगा कि वाकई अगर हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं तो ये हमारा कर्तव्य है आज कि कम से कम जो त्रासदी हमने झेली है हम अपने बच्चों को उससे मुक्त करें, बजाय इसके कि हम जो है इस ओर बोलने के, सोचने का, चिंतन करने का जरूरत ना समझें। ये जरूरत इसलिए है क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का मसला है। अश्विनी जी, हर बार की तरह आपने हमको इतना ज्यादा जानकारी दी, इतना उद्वेलित किया, हमारे दर्शकों को आप लाभान्वित करते रहें यूं ही, इसी आशा के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।